दिस इज मेथड ऑफ डोमिनेंस इन गेम्स। सो आज हमको पढ़ना है मेथड ऑफ डोमिनेंस इन गेम्स। ये मेथड कब यूज की जाती है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हमें इसमें समझना है। तो मेथड ऑफ डोमिनेंस जब लगाएंगे, जब आप अगर उसमें 2x2 का मैट्रिक्स नहीं बना पाते हैं, अरिथमेटिक मेथड अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तब आपको ये मेथड देखना पड़ेगी। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको उसको चेक करना पड़ता है कि सैडल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर सैडल पॉइंट आपको नहीं मिलता है तो आपको ये समझना है कि ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का केस है, और अगर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का केस है तो उसको आप अरिथमेटिक मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अरिथमेटिक मेथड के साथ दिक्कत ये आती है कि वहां पर आपको 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो 2x2 का अगर मैट्रिक्स नहीं मिल पाता है आपको, तो आपको उसे 2x2 के मैट्रिक्स में रिड्यूस करना पड़ता है। तो जो भी गेम दिया है उसे आपको 2x2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर वो 2x2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब वो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको मेथड ऑफ डोमिनेंस का यूज करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डोमिनेंस। इसको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते जाते हैं कि मेथड ऑफ डोमिनेंस हम किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। प्लेयर ए के पास देयर आर 3 strategies with player A, strategy 1, 2 and 3. Similarly, player B also have 3 strategies, strategy 1, 2 and strategy 3. ठीक है। The corresponding elements are 7, 6, 3, -2, 2, -3, 5, 9, 7। इस क्वेश्चन को देखना है और क्या करना है हमें इसमें कि सबसे पहले हमें इसको सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। सैडल पॉइंट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जल्दी से कि इसमें सैडल पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है। सैडल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर रो का मिनिमम एलिमेंट देखेंगे, उस पर एक सर्कल बनाएंगे। तो इन द फर्स्ट रो द मिनिमम एलिमेंट इज 3, मेक ए सर्कल ऑन दिस। In second row, the minimum element is -3. Make another circle. In the third row, the minimum element is 5. So make another circle here. तो सबसे पहली स्टेप होती है सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने में कि आप जो भी रो वाइज दिया हुआ है, मतलब जो एक ही स्ट्रेटेजी दी है उसमें आप चेक कर लीजिए, जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसके ऊपर एक सर्कल बना लीजिए। सेकंड आपको फिर क्या करना है कि कॉलम वाइज देखेंगे, मतलब स्ट्रेटेजी जो बी की स्ट्रेटेजीज है आप उनको देखेंगे, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके ऊपर आप एक स्क्वायर बनाते जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 7, इसके ऊपर मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। सेकंड कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो है 9, इसके ऊपर मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। थर्ड कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 7, इसके ऊपर मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। तो अगर स्क्वायर और सर्कल किसी एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तब उस केस में हम बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का सैडल पॉइंट हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो हमें सैडल पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको फिर सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो अरिथमेटिक मेथड होता है। लेकिन यहाँ पर हम अरिथमेटिक मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अरिथमेटिक मेथड जो होता है वो सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स को ही सॉल्व करने के लिए होता है। तब फिर क्या करना रहेगा, तब फिर हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 2x2 मैट्रिक्स में, जिसके लिए हम मेथड यूज करते हैं मेथड ऑफ डोमिनेंस। सो मेथड ऑफ डोमिनेंस जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बताते जाता हूँ। मैंने कुछ इसमें लिखा है थ्योरेटिकल पार्ट, तो आप वो बोर्ड पे देख सकते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो, इन रो को मैं इस टाइप से नाम दे देता हूँ, ith रो, jth रो एंड kth रो। सिमिलरली कॉलम्स को भी हम नाम दे सकते हैं, ith कॉलम, jth कॉलम एंड kth कॉलम। ठीक है,
तो अगर मैं कोई भी दो रो को कंपेयर करता हूँ, देखता हूँ, मैं फर्स्ट रो मैंने मान ली है ith रो या jth रो, जो भी नाम दिया है, तो अगर आप किसी ith रो को देखते हैं, आई यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, कोई भी रो हो सकती है 1 2 3 जो भी आप चाहें, जे भी 1 2 3 कोई भी रो हो सकती है। तो अगर आप देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ग्रेटर होते हैं, उससे बड़े होते हैं, तब आपको क्या करना है कि जिस रो के एलिमेंट्स स्मॉलर है उस रो को आपको क्या करना है, वहां से डिलीट कर देना है, उसको एलिमिनेट कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप आप जो करेंगे इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो आपको ये देखना है कि आप कोई भी दो रो को कंपेयर कीजिए, उन रोज को कंपेयर करने के बाद देखिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्या रिलेशन आता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो जिस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स स्मॉलर होंगे उसे हम रिड्यूस कर देंगे, उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। इसका मतलब ये रहेगा कि जो जिस रो के एलिमेंट्स ग्रेटर है वो दूसरी वाली रो के ऊपर डोमिनेंस कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 7 और -2 को कंपेयर करता हूँ, तो 7 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। यहाँ पर 6 और 2 को कंपेयर करते हैं तो 6 इज ग्रेटर देन 2, सिमिलरली 3 इज ग्रेटर देन -3। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सिमिलरली क्या करना है, बाकी जो रोज है उनको भी कंपैरिजन करके देखना है, और देखना है कि डोमिनेंस हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सेकंड हमने थर्ड रो और सेकंड रो को या फर्स्ट रो और थर्ड रो को कंपेयर किया, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, बट क्या हो रहा है, 6 इज नॉट ग्रेटर देन 9, तो यहाँ डोमिनेंस नहीं लग रहा है। तो अगर हम फर्स्ट वाली और सेकंड वाली रो को देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट रो इज डोमिनेटिंग ओवर द सेकंड रो, फर्स्ट रो इज डोमिनेटिंग ओवर द सेकंड रो। सिमिलरली हम सेकंड रो एंड थर्ड रो को कंपेयर करते हैं, तो 5 इज ग्रेटर देन -2, 9 इज ग्रेटर देन 2 एंड 7 इज ग्रेटर देन -3। तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड रो के एलिमेंट्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं, थर्ड रो के एलिमेंट जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं ओवर दी सेकंड रो एलिमेंट। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड रो को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सेकंड रो को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास एक नया मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलेगा, और उस मैट्रिक्स को हम बना लेंगे। अब इसमें हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने इसलिए हायर वाले जो एलिमेंट है उनको रखा है क्योंकि जो ए की स्ट्रेटेजीज होती है, ए की स्ट्रेटेजी होती है, ए चाहता है कि वो उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, जिसे कि हम बोलते हैं मैक्सिमिन प्रिंसिपल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है, तो उसके लिए वही एलिमेंट काम के है जिससे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है उसमें दो एलिमेंट्स उसको नेगेटिव मिल रहे हैं, मतलब उसको इससे लॉस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो वाले जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास जो नया रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलता है वो उसको मैं साइड में बना रहा हूँ इस टाइप से शो करके। तो आप लिखेंगे द न्यू रिड्यूस्ड मैट्रिक्स विल बी एज फॉलोज। किस तरीके से होगा लिखते हैं, तो सेकंड वाली जो रो है उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं इसमें से। तो सेकंड रो को एलिमिनेट करने पे मेरे को एलिमेंट मिलेंगे 7 5 6 9 3 7 इस टाइप। और स्ट्रेटेजी जो रिमेनिंग रहेगी मेरे पास, फर्स्ट वाली स्ट्रेटेजी है ए के लिए और थर्ड वाली स्ट्रेटेजी। बी के पास अभी भी उसकी तीनों स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम क्या करेंगे, बी के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, मतलब अब हमें चेक करना है कॉलम वाइज कि कॉलम वाइज क्या कंडीशन हो रही है। तो कॉलम में हमें ये चेक करना है कि किस कॉलम के एलिमेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स से
ग्रेटर आ रहे हैं, जिसके भी ग्रेटर आएंगे उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें 7 और 6 में 7 इज ग्रेटर देन 6, 5 और 9 को कंपेयर कर रहे हैं, सो 9 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर डोमिनेंस प्रिंसिपल इन फर्स्ट और सेकंड कॉलम के बीच में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड अगर हम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को देख रहे हैं तो 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड 9 इज ग्रेटर देन 7। सो इसका मतलब है कि जो सेकंड कॉलम है दैट इज डोमिनेटिंग ओवर द थर्ड कॉलम। सेकंड कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। लेकिन कॉलम के केस में उल्टा होता है, जो कॉलम डोमिनेट करेगा हम उसे डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बी की जो स्ट्रेटेजी होती है वो मिनिमैक्स वाली होती है, मिनिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमम लॉस, मिनिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमम लॉस। तो वो चाहता है कि बी में वही एलिमेंट रहे जिसके थ्रू कि उसे कम से कम लॉस होगा। तो हम इसमें जो 6 और 9 वाला एलिमेंट है इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमें सेकंड वाला जो कॉलम है उसके जो एलिमेंट्स है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सेकंड कॉलम की जो सेकंड वाला कॉलम है उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस आपने लिख ली होगी, तो मैं ऊपर का जो है पोर्शन उसे डिलीट कर देता हूं और नया जो रिड्यूस मैट्रिक्स हमें मिलेगा, अब थर्ड स्टेप में जो हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा वो किस टाइप से होगा। हमें सेकंड वाला कॉलम जो है यहाँ से एलिमिनेट करना है, यहाँ से हमने सेकंड वाली रो एलिमिनेट कर दी थी। तो जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, रिड्यूस फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स जो बन रहा है वो क्या है, इसमें दो रो रहेगी हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड रो रहेगी हमारे पास। और सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर दिया है तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास रिमेनिंग रहेंगे। तो वैल्यू आ रही है 7 5, और यहाँ से अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो आएगा 3 एंड 7, 3 7। अब अगर आप देखें तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स आपको 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो 2x2 का मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक मेथड के थ्रू। तो सॉल्व करते हैं जल्दी से। अरिथमेटिक मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लेना पड़ता है डिफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंस आप फाइंड आउट कीजिए कितना आ रहा है इसमें, तो जिसको हम लिखेंगे रो डिफरेंस, रो डिफरेंस। ठीक है, तो रो डिफरेंस का रूल है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 मीन्स 4, इधर करेंगे हम 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 2। ठीक है, सेम काम जो हमने रो डिफरेंस के लिए किया है वैसे ही कॉलम के लिए करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉलम डिफरेंस। ठीक है, तो कॉलम डिफरेंस में हम करेंगे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2 एंड 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे, 4 प्लस 2 6 आ रहा है। यहाँ पर भी इस 2 और 4 का सम 6 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए रहता है रेशो, रेशो फाइंड आउट करना। सो रेशो के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमें मिली है 4 और 2, उसको टोटल वैल्यूज का जो सम आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बिकम 4/6 एंड 2/6। 4/6 मीन्स 2/3 एंड 2/6 मीन्स 1/3। तो इस तरीके से हमें रेशियोज भी मिल गए हैं। रेशियो हम कॉलम के टर्म में भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी वैल्यू सेम आ रही है 2/6 एंड 4/6। 2/6 को सॉल्व करते तो वो होगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, अब क्या करना है, रेशियो निकालने के बाद हमें निकालना रहता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो में वैल्यू को इनवर्स करके लिख देते हैं। तो ये 1/3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और 2/3 को इधर लिख देता हूँ। ठीक है,
तो ये हुआ कंप्लीट। सेम इनवर्स रेशियो कॉलम वाइज भी हम लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा 1/3। तो अगर ए की स्ट्रेटेजी की बात करें तो ए विल फॉलो फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रेटेजी एंड द चांसेस ऑफ दैट स्ट्रेटेजीज आर 1/3 एंड 2/3, means 33% and 66% chances will be there. And if B will follow and B has to follow first and third strategy, and the chances of following the first strategy is 2/3, that will minimize his loss. And strategy third will be the chances of strategy third will be 1/3, and that will also minimize her his losses. ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्ट्रेटेजी भी पता कर ली। ए की स्ट्रेटेजी आपको कोई लिखने का बोलता है तो ए की स्ट्रेटेजी क्या होगी, 1/3, 2/3। बी की जो स्ट्रेटेजीज होंगी वो होंगी 2/3, 1/3। वैल्यू ऑफ द गेम्स बोले तो वैल्यू ऑफ द गेम्स हम कैलकुलेट करते हैं ए के रिस्पेक्ट पे। तो वैल्यू ऑफ द गेम्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम होता है हम उसके एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पे कितना है 7, और इसके साथ इस 7 के साथ एक की कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, 1/3 वाली। तो 7 into 1/3 प्लस 5 into 2/3, 5 into 2/3, so that will becomes 17/3। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगी इस क्वेश्चन की वो हो जाएगी 17/3। तो अभी हमने देखी मेथड ऑफ डोमिनेंस कब यूज करते हैं। मेथड ऑफ डोमिनेंस मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाली प्रॉब्लम के केस में यूज करते हैं। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी मतलब आपको सैडल पॉइंट वहां पर नहीं मिल पाता है, सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, तब आप क्या करते हैं, मेथड ऑफ डोमिनेंस अप्लाई करते हैं और उसको 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और उस 2/2 मैट्रिक्स को फिर हम अरिथमेटिक मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके पहले मैं आपको शॉर्ट में जो हमने पूरे क्वेश्चन में किया है फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने देखा 3/3 का मैट्रिक्स था, वहां पर हमने चेक लगाया, रोज के बीच में चेक लगाया, जिस रो के एलिमेंट्स मिनिमाइज थे एज कंपेयर टू अदर रो, उस रो को हमने डिलीट कर दिया। इसका इनवर्स प्रोसेस लगाई हमने कॉलम के केस में, जिस कॉलम के एलिमेंट मैक्सिमम थे उन्हें हमने डिलीट कर दिया। रो के केस में क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजीज होती है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, तो वो रो वाइज चेक करता है और उसमें देखता है कि जिस रो में मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है उस रो को हम एलिमिनेट कर देते हैं। वैसे ही बी के लिए क्या होता है कि वो अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है, इसलिए कॉलम वाइज जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है कॉलम एलिमेंट की उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और इस तरीके से 2/2 के मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट करके अरिथमेटिक मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये मेथड पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, दो प्लेयर है P एंड Q। देयर आर टू प्लेयर्स P एंड Q। दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ सिलेक्टिंग द कलर्स। वो कलर को सिलेक्ट करने वाला कोई सा गेम खेलते हैं, और उसका जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। So there are three colors: white, black and red. White, black and red. So अगर प्लेयर ए व्हाइट कलर चूज करता है, सॉरी प्लेयर पी व्हाइट कलर चूज करता है, प्लेयर क्यू भी व्हाइट कलर चूज करता है, तो उस केस में ना किसी को प्रॉफिट होगा ना किसी को लॉस होगा। तो दैट मीन्स यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। और अगर प्लेयर पी जो है वो ब्लैक कलर चूज करता है, प्लेयर क्यू जो है वो व्हाइट कलर चूज करता है, तो प्लेयर पी को 2 यूनिट्स का प्रॉफिट होगा। 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 2। ठीक है, सिमिलरली अगर प्लेयर
P जो है वो रेड कलर चूज करता है, प्लेयर Q जो है वो व्हाइट कलर चूज करता है, तो प्लेयर Q को प्लेयर P के को 3 रुपीज या 3 यूनिट देना पड़ेगी। दैट मीन्स फिर से वैल्यू आ जाएगी 3। तो मैं पूरा आपको लिख देता हूँ क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पर। -2, 5 -3, और लास्ट में है 7 6 8। अब क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से लिखा था ये। उन्होंने बताया कि दो प्लेयर है P और Q जो कि कोई कलर सिलेक्शन गेम खेल रहे हैं। दोनों अगर व्हाइट कलर चूज कर लेते हैं तो किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, किसी को कुछ लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेयर P व्हाइट कलर चूज करता है और प्लेयर Q जो है वो ब्लैक वाला कलर चूज करता है, तो प्लेयर B को प्लेयर P को 2 यूनिट्स देना पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका इसमें यही रहेगा कि हमको चेक करना पड़ेगा इसमें सैडल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो फिर हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सैडल पॉइंट को चेक करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें आपको सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि वहाँ सैडल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सैडल पॉइंट की मेथड में शॉर्ट में एक बार बता रहा हूँ। हर रो का आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है और उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है, और हर कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट देखना है, उसके ऊपर स्क्वायर बनाना है। जिस एलिमेंट पर एक सर्कल और एक स्क्वायर दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं वो हमारा सैडल पॉइंट होता है। और अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का गेम है, जिसमें कि जो प्लेयर्स है वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेथड ऑफ डोमिनेंस का यूज करना पड़ेगा ताकि हम 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिड्यूस कर सके। तो अब हमें देखना है कि इसमें किस तरीके से डोमिनेंस हो रहा है। रो वाइज आप डोमिनेंस चेक कीजिए हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट हमने चेक किया फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में, तो 2 is greater than 0, 5 is greater than -2, but 6 is not greater than 7। तो इन दोनों रो के बीच में अभी डोमिनेंस हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। अब फर्स्ट रो और थर्ड रो के बीच में हम डोमिनेंस देखते हैं। 3 is greater than 0, -3 is less than -2 और एंड 8 is greater than 7। तो यहाँ पर भी डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम सेकंड रो और थर्ड रो के बीच में डोमिनेंस चेक करते हैं। 3 is greater than 2, बट इस यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन -3 आ रहा है, तो फिर यहाँ पर भी जो है रो डोमिनेंस नहीं हो रहा है। तो अगर रो डोमिनेंस नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फिर वहां पर क्या चेक करना पड़ेगा, कॉलम डोमिनेंस चेक करना पड़ेगा। अगर कॉलम डोमिनेंस हो रहा है तो आप पहले कॉलम को डोमिनेंस करके देख लीजिए। तो 0 इज ग्रेटर देन -2 बट 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के बीच में तो कोई डोमिनेंस नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड और थर्ड कॉलम। -2 is greater than 7, sorry 7 is greater than -2, 6 is greater than 5 and 8 is greater than -3। इसका मतलब जो थर्ड रो है, जो रेड कलर वाली स्ट्रेटेजी है बी की, वो डोमिनेंस कर रही है बी वाली पे। तो जो जिस स्ट्रेटेजी में कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है वो हमें क्या करना पड़ती है, डिलीट करना पड़ती है, उसको रिमूव करना पड़ता है वहां से। और सिमिलरली अगर आप इसको थर्ड वाले को फर्स्ट वाले के साथ भी चेक करके देखते हैं तो 7 इज ग्रेटर देन 0, 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 8 इज ग्रेटर देन 3। तो जो थर्ड वाली स्ट्रेटेजी है वो फर्स्ट कॉलम के ऊपर भी डोमिनेंस कर रही है। तो जो कॉलम की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो मैं यही डिलीट करके लिख रहा हूँ, आप लोग अगली स्टेप में लिखिएगा उसको। ठीक है, डिलीट करने के बाद जो आपका मॉडिफाइड मैट्रिक्स बन रहा है वो इस टाइप से कुछ दिखेगा। अब फिर से आप एक बार इसमें रो डोमिनेंस चेक करके देखिए कि रो का डोमिनेंस वहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम फर्स्ट और सेकंड रो को जब कंपेयर करते हैं तो 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 5 इज आल्सो ग्रेटर देन -2। तो सेकंड वाली जो रो है वो डोमिनेंस कर रही है ओवर दी फर्स्ट रो, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर इधर चेक किया है तो 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन -3। तो जो सेकंड वाली रो है वो ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड रो दोनों को डोमिनेट कर रही है। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाली रो है उसको डोमिनेट कर देते हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो उसको डिलीट करने के बाद आपके पास किस टाइप से रो बचेगी मैं
डिलीट करने के बाद लिख रहा हूँ, आप अगली स्टेप में उसको लिखिएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ इसे। तो जब इसको फर्स्ट वाली रो का डोमिनेंस हो गया है सेकंड रो के थ्रू, तो जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे वो रहेंगे बी एंड आर वाले एलिमेंट, और यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक वाले एलिमेंट रहेंगे बी के लिए। और जो वैल्यूज मिलेगी हमें वो मिलेगी 2, 5 एंड 3 -3। अब ये क्वेश्चन जो है फिर से 2x2 मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया है, तो 2x2 में रिड्यूस हो चुका है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से जो मेथड अप्लाई करेंगे उसको हम अरिथमेटिक मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे रो डिफरेंस। रो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, 2 - 5 करेंगे, 2 - 5 that will become -3 and -3 that will become -6। सिमिलरली हम निकालेंगे कॉलम डिफरेंस। कॉलम डिफरेंस होगा 2 - 3 and -3 - 5। 2 - 3 means -1 and -3 - 5 that means -8। दोनों का सम करें तो वो सेम आना चाहिए, तो -3 and -6 will be equal to -9 and similarly -1 and -8 will be equal to -9। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है रेशियो निकालने वाली। तो यहाँ निकालेंगे हम रेशियो के लिए जो वैल्यूज एलिमेंटल वैल्यू होती है उसको टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। -3 डिवाइड बाय -9 means 1/3 and -6 divided by -9 that is 2/3। सिमिलरली रेशियो निकालेंगे हम कॉलम वाइज। जब रेशियो निकाल रहे हैं तो वैल्यू आ रही है -1/9 means 1/9 and similarly -8/9 means 8/9। सो ए के लिए या पी के लिए जो फेवरेबल इसमें स्ट्रेटेजीज आती है, तो पी की फेवरेबल स्ट्रेटेजीज जो है वो हो जाएंगे आपके पास 1/3, 2/3। मतलब पी जो है वो 33.33% केसेस में ब्लैक सिलेक्ट करेगा और 66.66% केसेस में वो रेड कलर सिलेक्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर क्यू की बात, और जब वो इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा तब उस केस में उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर क्यू की बात करें तो क्यू की स्ट्रेटेजीज आ रही है 1/9 एंड 8/9। लगभग 11-12% केसेस में जो है क्यू जो है वो वो व्हाइट को सिलेक्ट करेगा और लगभग 90% केसेस के आसपास, 88% केसेस के आसपास वो बी वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा ताकि उसका लॉस जो है वो मिनिमाइज कर सके। वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, जब पूरा गेम कंक्लूड होगा, जब पूरा गेम खत्म हो जाएगा, उस केस में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए वैल्यू ऑफ द गेम होगी आपकी 2 into 1/3 प्लस 3 into 2/3 so 2/3 plus 2 8/3। तो वैल्यू ऑफ द गेम जो होगी फाइनल वो हो जाएगी 8/3। कुछ गलत क्या है क्या? सर इंटरचेंज नहीं किया। 2 into 1/3 and 3 into 2/3 तो 6 और 2 8/3। ठीक है, फाइनल आंसर आएगा इसका 8/3। तो ये मेथड ऑफ डोमिनेंस के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं और काफी क्वेश्चन है इस पे, लेकिन अभी मैं आपको एक और मेथड बताने का सोच रहा हूँ। या इसके पहले एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि
लगता है कि करना चाहिए, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन है जो कि मेथड ऑफ डोमिनेंस पर ही बेस्ड है, तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं और इस तरीके से मेथड ऑफ डोमिनेंस को क्लियरली समझ जाएंगे आज। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। मेथड ऑफ डोमिनेंस ही कर रहे हैं हम इसे भी, और प्रोसेस आप समझ गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें मेथड ऑफ डोमिनेंस को यूज करने का एक और तरीका हम सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। दो प्लेयर है, दोनों के पास अलग अलग 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। प्लेयर ए नाम देता हूं मैं, इनके पास 4 स्ट्रेटजीज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्लेयर बी है, इनके पास भी 4 स्ट्रेटजीज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में जो इन्हें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो उनकी वैल्यूज में हम देखते हैं। थ्री थ्री फोर जीरो, 3 3 4 0, 2 4 2 4, 2 4 2 4, 4 2 4 0, 4 2 4 0, 0 4 0 8, 0 4 0 8। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रेटेजीज दी गई है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सैडल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सैडल पॉइंट चेक करने का वही तरीका है कि हर रो का मिनिमम एलिमेंट देखेंगे, उस पर एक सर्कल बना लेंगे, हर कॉलम का एक मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर बना लेंगे। सर्कल और स्क्वायर जहां पर कोइंसाइड होते हैं वो हमारा पॉइंट जो होता है सैडल पॉइंट होता है, और इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट हमें अभी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर नहीं होता है तो फिर हमें जाना पड़ता है मेथड ऑफ डोमिनेंस की तरफ। तो मेथड ऑफ डोमिनेंस हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से एप्लीकेबल है इसमें या नहीं है। तो रो वाइज हम चेक करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम कंपेयर करते हैं। सो 3 3 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। 4 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 4, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पर भी। तो फर्स्ट और सेकंड वाले केस में जो है आपको रो डोमिनेंस नहीं दिख रहा है। अब आप एक काम कीजिए कि सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। 4 is greater than 3 but 2 is not greater than 4, 4 is greater than 2। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड के बीच में भी डोमिनेंस हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर फोर्थ और सेकंड को देखें हम अगर, तो फोर्थ और सेकंड के बीच में भी डोमिनेंस हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम और चेक करते हैं प्रॉपरली तो क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट और थर्ड को हम देखें। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को हम देखते हैं। फर्स्ट वाले में आपको मिल रहा है 3, फोर्थ और थर्ड वाले में मिल रहा है 4। सो 4 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 4 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस आता है तो भी आप वहां पर जो है रो मिनिमम रो डोमिनेंस का जो प्रिंसिपल है वो लगा सकते हैं। तो रो डोमिनेंस के प्रिंसिपल का वर्डिंग हमको जो दिख रहा है कि थर्ड वाली जो रो है वो डोमिनेट कर रही है ओवर द फर्स्ट रो। द थर्ड रो इज डोमिनेटिंग ओवर द फर्स्ट रो, हेंस फर्स्ट रो कैन बी एलिमिनेटेड। तो फर्स्ट रो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो जो हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, मैं इसको यहाँ से डिलीट करके लिख रहा हूँ, आप इसको अगले स्टेप में लिखेंगे आपकी कॉपी पे। तो जब इसको हम डोमिनेट कर देंगे तो फर्स्ट रो जो है वो आपकी जो वहां से रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके एलिमेंट क्या है, 3 2 4 0, 4 3 2 2 4 0। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप। इस टाइप से आपको जो है कुछ नया मैट्रिक्स बनता हुआ दिखेगा जिसमें कि आपकी फर्स्ट वाली जो रो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अब देखते हैं हम
कि फिर से इसमें रो डोमिनेंस या कॉलम डोमिनेंस हो रहा है कि तो रो डोमिनेंस तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वो नहीं हो रहा था इस रो के अलावा, तब हम कॉलम के लिए चेक करते हैं। तो कॉलम वाइज अगर हम चेक करते हैं तो कॉलम वाइज क्या हो रहा है, 4 इज ग्रेटर देन 3 बट 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम के बीच में डोमिनेंस नहीं हो रहा है। 3 और 2 को चेक करते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को चेक कर रहे हैं तो जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है वो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ग्रेटर है, उससे बड़े है, या जो वो है उसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो डोमिनेंस कर रहा है थर्ड वाले कॉलम पे। तो यहाँ पर जो कॉलम डोमिनेंस करता है उस कॉलम को हमें रिड्यूस करना पड़ता है, उस कॉलम को हमें रिमूव करना पड़ता है। और चेक करते हैं कि और किस में हो सकता है, 420480 422440, इनके अलावा और किसी भी कॉलम्स के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। तो हमें जो फर्स्ट वाला कॉलम है उस फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जब हम रिड्यूस करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो हमें जो एलिमेंट मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अब आप और चेक करिए कि अब इसमें किसी तरीके का कोई डोमिनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रो डोमिनेंस फिर से हम एक बार चेक करते हैं। तो 4 इज ग्रेटर देन 2 बट 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो सेकंड वाला जो रो है और थर्ड वाला रो है, इनके बीच में किसी तरीके से कोई डोमिनेंस नहीं हो रहा है। वैसे ही सेकंड और फोर्थ वाला जो रो है उसको चेक करते हैं। 4 इज इक्वल टू 4, 2 इज ग्रेटर देन 4 बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर आप रो डोमिनेंस तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कॉलम डोमिनेंस के लिए एक बार फिर से चेक करते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 2 बट 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो इन दोनों सेकंड और थर्ड कॉलम के बीच में किसी तरीके से कोई डोमिनेंस नहीं हो रहा। यहाँ पर भी देखें, हम 2 और 4 को कंपेयर करते हैं और 4 0 को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ कॉलम डोमिनेंस भी नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा रो डोमिनेंस या कॉलम डोमिनेंस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद फिर हमको इस टाइप से कुछ देखना पड़ता है कि एवरेज लेने पर कुछ वैल्यू होती है कि नहीं। तो कॉलम 3 और 4 को अगर मैं देखता हूँ और उनका एवरेज लेता हूँ, थर्ड और फोर्थ कॉलम की वैल्यूज को हम अगर एक बार देखते हैं तो क्या है वैल्यू, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, इसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 4 6 बाय 2, ये वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली 4 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, और 8 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो एलिमेंट नए दिख रहा है आपको 3 2 और 4, 3 2 4। वो जो एलिमेंट है 3 2 4 वो 2 4 और 0 वाला जो है उस एलिमेंट से ग्रेटर मिल रहा है आपको, उससे बड़े हुए कुछ वैल्यूज आपको मिलेगी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी हमें फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम से कंपेयर करना है। तो 4 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज इक्वल टू 2 एंड 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं थर्ड और फोर्थ कॉलम जो हमारा बचा हुआ था उन दोनों का एवरेज लेता हूँ, उसका जो एवरेज है वो डोमिनेट हो जाएगा सेकंड वाले कॉलम के थ्रू। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर सकता हूँ। समझिएगा ध्यान से, थर्ड वाला और फोर्थ वाला जो कॉलम था उन दोनों का मैंने एवरेज लिया, वो एवरेज की वैल्यू आ रही है 3 2 एंड 4। उसको मैंने जो सेकंड कॉलम की वैल्यूज थी 4 2 एंड 4 उनसे कंपेयर किया तो 4 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज इक्वल टू 2 एंड 4 इज इक्वल टू 4। तो इसको कंपेयर करने पे लगा कि इन दोनों का जो एवरेज है वो सेकंड वाला जो कॉलम है उसके थ्रू डोमिनेट हो रहा है, इसलिए जो सेकंड कॉलम है उसको हम
इलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब सेकंड कॉलम को मैं इलिमिनेट कर दूंगा तो वैल्यूज मुझे किस टाइप से मिलेगी, सेकंड कॉलम को इलिमिनेट करने के बाद वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी बनेंगी। हमारे पास रिमेनिंग रहेगा थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। थर्ड कॉलम के एलिमेंट रहेंगे 2 4 0 4 0 8। तो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे रो वाइज हमारे पास सेकंड रो है, अभी थर्ड रो है और फोर्थ रो है। तो अब फिर से एक बार हम चेक करेंगे कि इसमें रो वाइज जो है रो डोमिनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है, लेकिन हमें 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए। तो इसको करके देखिए ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो 4 इज ग्रेटर देन 2 बट 0 इज नॉट ग्रेटर देन 4। थर्ड और फोर्थ रो को कंपेयर करते हैं तो 4 इज ग्रेटर देन 0 बट 8 इज नॉट ग्रेटर देन 0 इज नॉट ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर रो वाला जो प्रिंसिपल हमारा लगाना था वो भी नहीं लग पा रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं कि जो थर्ड और फोर्थ रो है उसको एक बार चेक करते हैं, उनका एवरेज लेते हैं और वो देखते हैं कि वो एवरेज जो है वो सेकंड वाली जो रो है उसके एलिमेंट से ज्यादा आता है या नहीं। तो मैं थर्ड रो ले रहा हूँ और फोर्थ रो ले रहे हैं। थर्ड रो और फोर्थ रो के एलिमेंट का एवरेज चेक करते हैं। 4 + 0 तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2। सिमिलरली 8 + 0 जब करेंगे वो वैल्यू आपके आएगी 4। इसको जब हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट वाले से तो ये वैल्यू दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। एग्जैक्टली इक्वल आ रही है इसका मतलब ये है कि हम सेकंड रो को यहाँ पर इलिमिनेट अगर कर देते हैं, सेकंड रो को इलिमिनेट कर देते हैं तो भी जो ए को होने वाला प्रॉफिट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ करते हैं सेकंड वाली रो को इलिमिनेट। तो जब सेकंड रो को हम इलिमिनेट करते हैं तो फाइनल जो मैट्रिक्स हमारे पास बच रहा है 2/2 का जो फाइनल मैट्रिक्स बचेगा वो किस टाइप का होगा, देखते हैं इसको। सेकंड रो को एलिमिनेट किया तो मेरे पास थर्ड रो बचेगी और फोर्थ वाली रो रहेगी। कॉलम वाइज देख रहे हैं तो मेरे पास थर्ड कॉलम रिमेनिंग है और फोर्थ कॉलम रिमेनिंग है। ये बी की स्ट्रेटेजीज थी, ये ए की स्ट्रेटेजीज थी। फाइनल एलिमेंट जो हमारे पास बच रहे हैं इस रो को डिलीट करने के बाद तो वो होंगे 4 0 0 8। अब ये 2/2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, 2/2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो हम इसके लिए फिर जो 2/2 को सॉल्व करने की अरिथमेटिक मेथड होती है वो यहाँ पर अप्लाई करके इसका फाइनल जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखिए फिर आप इसमें क्या निकालना रहेगा, आपको रो डिफरेंस निकालना रहेगा। रो डिफरेंस विल बी 4 - 0 4 और इधर इस साइड देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इनका सम हो जाएगा 12। वैसे ही कॉलम डिफरेंस हम यहाँ देखेंगे, कॉलम डिफरेंस होगा 4 - 0 4 8 - 0 8। तो 8 + 4 12। तो ये भी सही है। साथ साथ में आपको फिर अब रेशियो निकालना रहेगा। तो रेशियो फाइंड आउट कीजिए। रेशियो निकालने के लिए कर रहा है 4/12। 4/12 दैट मींस 1/3। एंड सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे आप 8/12। 8/12 मींस 2/3। ठीक है, रेशियो भी निकाल लिया आपने, रो वाइज निकाल लिया। सिमिलरली आप कॉलम वाइज भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज जब रेशियो देख रहे हैं तो वो आ रहा है 4/12। 4/12 मींस 1/3 एंड 8/12 मींस 2/3। ये भी लिख सकते हैं अपन। साथ साथ में क्या करना है, इनवर्स रेशियो फाइंड करना है। इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स रेशियो कुछ नहीं है, आपको इनको इनवर्स करके लिखते जाना है, इसको क्रॉस में लिख देना। तो ये वैल्यू हो जाएंगी 2/3 एंड 1/3। अब ये कैसे करते हैं, ये प्रोसेस इस टाइप से क्यों अप्लाई की जाती है, तो जो कल का लेक्चर हमारा था हमने उसमें डेरिवेशन देखा था, उसके अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को हमें इस तरीके से फॉलो करना रहता है। ठीक है, इनवर्स रेशियो भी लिख लिया आपने। इसके लिए इनवर्स रेशियो लिखेंगे तो आएगा 2/3 एंड 1/3। तो ए के लिए फेवरेबल जो एक्टिविटी है या वो जो स्ट्रेटेजी अपनाएगा उसके लिए फेवरेबल स्ट्रेटेजी रहेगी थर्ड और फोर्थ वाली। जिसको थर्ड स्ट्रेटेजी को वो 2/3 प्रोबेबिलिटी के साथ लेगा
फोर्थ वाली को 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ अप्लाई करेगा। मींस 2/3 मींस 66.66% केसेस में ए जो है वो थर्ड वाली जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करता है, और 33.33% केसेस में फोर्थ स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम मिल सके। वैल्यू ऑफ द गेम निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम होगी 4 इंटू 2/3, 4 इंटू 2/3 प्लस 0 इंटू 1/3 प्लस 0 1/3, दैट मीन्स 8/3। 8/3 तो ओवरऑल जब गेम खत्म होगा तो वैल्यू ऑफ द गेम जो होगी वो 8/3 होगी। तो इस तरीके से हमने मेथड ऑफ डोमिनेंस को समझा कि अगर सीधे रो को एलिमिनेट करके या कॉलम को एलिमिनेट करके अगर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर रहता है। और अगर उस टाइप से आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप को एवरेज निकाल के चेक करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि आप एवरेज भी निकाल लेते हैं या और भी तरीके अपना लेते हैं, तो उस तरीके से आप उनको डोमिनेंस नहीं कर पाते हैं, तब फिर आपकी जो मेथड ऑफ डोमिनेंस है वो फेल हो जाती है, और फिर उन केसेस के लिए आप मेथड ऑफ डोमिनेंस का यूज नहीं कर पाते। तब फिर क्या करना रहता है, उस केसेस में फिर आपको नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो जो नेक्स्ट मेथड रहेगी उसको बोलते हैं हम सब गेम मेथड। सब गेम मेथड में क्या करते हैं हम कि जो भी गेम आपको दिया है वो उस गेम को हम छोटे छोटे 2x2 के अलग अलग डिफरेंट सब गेम्स में ब्रेक कर लेते हैं, और उन सभी सब गेम्स की वैल्यूज को हम निकालते हैं, उनके थ्रू हम वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करते हैं, और और उनके बाद फिर उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं कि किस गेम के लिए ऑप्टिमम रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ये सारा जो भी रहेगा वो हम हमारा जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें इसकी स्टडी करेंगे, और अभी मैं इस लेक्चर को यही खत्म करता हूँ। ठीक है।